युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि युद्ध अपने आप में ही एक समस्या है। यूरोपियन फिलोसफर के द्वारा कही गई ये बात आज की दुनिया में सटीक साबित होती हुई दिख रही है। अगर आप मानवता के इतिहास को देखोगे तो हमेशा किसी न किसी युद्ध के साये में उलझा रहा है। अभी भी के समय में भी आप देख पा रहे होंगे कि दो युद्धों के साये में दुनिया उलझी हुई है। एक है इजरायल और हमास के बीच का युद्ध, दूसरा यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध। आज का जो अपडेट है, जो इंपॉर्टेंट खबर है, हम उस पर तो आएंगे ही। पहले हम बात कर लेते हैं हमास और इजरायल के बीच का जो युद्ध चल रहा है पिछले 9-10 महीने से। अक्टूबर 2023 की बात है। तड़के सुबह हमास के कुछ आतंकवादियों ने इजरायल के ऊपर हमला कर दिया था। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए इजरायल ने काउंटर अटैक किया हमास के ऊपर, लेकिन युद्ध में हमेशा मासूम लोग ही मारे जाते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको भी मैं आपसे साझा करूंगा। तो मेरा नाम है इंद्रमणि सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गगन द डिजर्विंग इंडिया में। तो चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जहां पे हम समझेंगे आज के इस अपडेट को। तो अगर मैं अपडेट की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे जो हेडलाइन है, हेडलाइन ये है। हालांकि ये हेडलाइन पूरे जो इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं सभी में ये हेडलाइंस प्रमुखता से छापा गया है कि इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $2.5 मिलियन फलस्तीनियन रिफ्यूजीज को एड फंड के लिए। अब देखिए, इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब हुआ कि पूरी दुनिया जो है, वसुधा जो है हमारी कुटुंब है, मतलब कि हमारी हितैषी है, हमारे हित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। इसी नाते इंडिया ने फॉरेन रिफ्यूजी को जो एड फंड प्रोवाइड कराया है $2.5 मिलियन का। आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ हमारा संबंध इजराइल के साथ भी अच्छा है, वहीं दूसरी तरफ हम अपना संबंध फिलिस्तीन के साथ भी अच्छा करना चाह रहे हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में आपको बैलेंस एस्टेब्लिश करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति को समझते हुए, इस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इंडिया ने अपने बैलेंस बनाकर रखा है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इसी के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो अरब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा संबंध है। हमारे बहुत से जो वर्कर्स हैं वो अरब कंट्रीज में जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो इसके लिए हमें फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करना पड़ता है। इजराइल से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनसे हम नए नए जो एडवांसमेंट वहाँ पे हो रहा है उसका हम मदद लेते हैं। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे सुविधाएं इजराइल हमें मुहैया कराता है। तो हमें दोनों के साथ संबंध अच्छे करने होंगे, इसलिए समय समय पर इंडिया दोनों को सपोर्ट करता रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इस हेडलाइंस को और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा। तो सस्टेन कराना होगा। किसको सस्टेन कराना होगा? क्रूशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना होगा फिलिस्तीन के अंदर में, जो कि यूएन एजेंसी करा रही है। उसी के साथ मिलकर इंडिया भी अपने काम को आगे की तरफ बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज जो कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को प्रोवाइड कराना है। इंडिया का मेन फोकस, मेन गोल यही होना है इस पैसे से, जो है पैसा इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे विध्वंस मचा हुआ है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। अपने आप में एक प्रॉब्लम है, अपने आप में एक कन्फ्लिक्ट है। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने क्या किया है भाई कि हम सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे फिलिस्तीनियंस को। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि दिस फंडिंग अंडरस्कोर इंडियाज कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटेरियन एड एंड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स एंड वेलफेयर। तो देख पा रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल ही एक टाइट रॉप पे चल रहा है और दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चल रहा है। अभी आप देख पा रहे हो किस तरह का यहाँ पे विध्वंस मचा हुआ है। इमेजेस में आपको समझ में आ पा रहा होगा कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहे हैं, स्कूल्स पे अटैक हो रहे हैं, रेसिडेंशियल इलाके में अटैक हो रहा है। वियना कन्वेंशन में कहा गया था कि आप जब भी किसी देश पे अटैक करोगे तो आप सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करोगे। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको तो इंडिया का जो एड फिलिस्तीनियन को मिला है, मैंने इसके लिए 3 पॉइंट्स बनाए हैं कि कौन कौन से किन किन तरीके से इन्हें दिया जाना है। सबसे पहले इंडिया ने $2.5 मिलियन का जो फंड रिलीज किया है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, वो काबिले तारीफ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये टोटल एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो है $5 मिलियन का इंडिया के तरफ से। इंडिया ने प्लेस लिया है कि भाई हम मेडिसिन को लेकर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराएंगे पैलेस्टीन को, मेडिसिन प्रोवाइड कराने के साथ साथ। ये पहली बार नहीं जब भारत ने किसी संकट में दुनिया को मेडिसिन प्रोवाइड कराने का कमिटमेंट किया है। आपको याद होगा कोविड का वो भयावह समय, जिस समय सारी दुनिया में महामारी की सिचुएशन थी। वैसे हालात में भारत मिशन संजीवनी के तहत अपने जितने भी मित्र देश थे और जितने भी प्रॉब्लम में आए हुए देश थे उन सभी को मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा था उस समय पे जब कोविड का महामारी पूरी दुनिया में आया हुआ था। पूरी की पूरी दुनिया कोविड के चपेट में थी। अब थोड़ा बहुत हिस्ट्री समझ लेते हैं कि आखिर क्या विवाद है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। तो देखिए हुआ क्या था कि 1946 ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो है
वो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ। एक बात आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी के सभी ब्रिटिशर्स की ही देन है। उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है जो कि पिछले लगभग 75-80 वर्षों से पूरी दुनिया परेशान है इसकी वजह से। देखिए हुआ क्या था, 1946 में बोला गया कि ज्यूस जो कि एक रिलीजन है, उन लोगों को एक लैंड दिया जाएगा। अब कौन सा लैंड दिया जाएगा, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस लैंड को दे देते हैं, क्योंकि ऐसा मानना था ज्यूस रिलीजन का कि हमारे जो पैगंबर थे उनमें से उनके जो बेटे थे जिनका कि नाम था इजराइल, वो यहाँ पे कभी ना कभी रहे थे और इस लैंड को हमको लेना है, ये उनके माइथोलॉजी में बात है। अब इस बात को लेकर उनको यही लैंड दे दिया गया। और चूंकि यूरोपियंस में, अगर आप यूरोप में देखोगे, यूरोप की हिस्ट्री को समझोगे, तो वर्ल्ड वॉर के समय में सबसे ज़्यादा जो सताया हुआ कौम था वो यहूदी ही थे। तो यहूदियों को सताने का जो उनके ऊपर गिल्ट था, उस गिल्ट से निकलने के लिए उन्होंने इस लैंड को क्या किया, उनको देने का वादा कर दिया। अब देखिए 1946 में क्या स्थिति थी कि ज्यूस के पास जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख पा रहा होगा वो उनको दिया गया था। ये कुछ ऐसा ही था कि दाल में नमक की तरह इनको दे दिया गया था कि भाई आप यहाँ पे रह सकते हो। बहुत कम पॉपुलेशन है, अराउंड 90 लाख की जनसंख्या पूरे दुनिया में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग अगर देखा जाए किसी रिलीजन वाइज तो यहूदी होते हैं, ज्यूज होते हैं। तो इन्होंने अपने कर्मठता के ऊपर यहाँ पे अपना घर बसाया और पूरे दुनिया भर के ज्यूज को आह्वान किया, इनवाइट किया कि आप इजराइल में आएं और हमारे साथ रहें, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे यूएन प्लान 1947 के। अब जैसे ही 1946 में ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया और उनको बसाना, सेटलमेंट स्टार्ट किया, उसी के समय से अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले से यहाँ पे फिलिस्तीनियंस रह रहे थे, इस देश का नाम फिलिस्तीन था। अब यहाँ पे आ गए थे, अब इनको ये पसंद नहीं था। एक प्रॉब्लम था कल्चर का, दूसरा प्रॉब्लम था रिलीजन का और तीसरा प्रॉब्लम था जियोपॉलिटिक्स का। उसके बाद 1947 में यूएन ने एक प्लान बनाया कि इस वाले एरिया को ज्यूज को दे देंगे, इस वाले एरिया को ज्यूज को दे देंगे और बाकी वाले एरिया को ज्यूज को दे देंगे, और जो रह गया जमीन जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो सभी के सभी फिलिस्तीन के पास रहेगा। लेकिन ये मामला आगे की तरफ बढ़ता चला गया और आप देखेंगे कि 1949 से लेकर 1967 के बीच बहुत सारे वॉर हुए थे अरब कंट्रीज के बीच और इजराइल के बीच। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से कम होते होते ये सिचुएशन आ गई उनके पास, फिलिस्तीनियंस के पास, किनके पास इतना ही लैंड रह गया 1967 तक, जब वॉर एक ट्रीटी के साथ खत्म होता है। अभी अब 2008 में देखेंगे तो ये सिचुएशन है, और अभी जो मौजूदा स्थिति है वो तो और भी भयावह है, क्योंकि अभी तक कोई मैप निकल कर सामने नहीं आया है, इसलिए कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, इसलिए मैंने आपको मैप इसमें इंसर्ट नहीं किया है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। अगले स्लाइड में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है क्या, फलस्तीन और इजराइल के बीच जो समस्या है क्या। तो सबसे पहले 20वीं सदी से की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वो बोलते थे कि इस लैंड को, अरब लोग वहां पे रहते थे, इसको फलस्तीन बोलते थे। यहूदियों का मानना है कि हजारों वर्ष पहले हम यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे हमारा कमांड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। इस वजह से लेकर इनके बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अगर मैं ऑटोमन रूल की बात करूँ, आपको पता है टर्की का एक एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, तो 16वीं सेंचुरी से लेकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक फलस्तीन जो था वो ऑटोमन रूल के अंडर में आता था। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। ये तो बात थी 20वीं शताब्दी से पहले की। अब बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी में हुआ क्या। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के ऊपर एक गिल्ट था, तो उन्होंने मैंडेट दिया था कि भाई हमको किसी भी तरीके से ज्यूज को एक लैंड देना होगा जहां पे वो रह पाए। अब ऐसे में अपने गिल्ट को कम करने के लिए, आपको पता होलोकॉस्ट की बात, किस तरीके से गैस चैम्बर में उन्हें मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गई थी उस दौरान। तो उस गिल्ट को कम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बलि का बकरा बनाया फिलिस्तीनियंस को। उसके बाद बात करेंगे 1947 की, एक टाइमलाइन है इसमें। यूएन का पार्टीशन प्लान आता है, जो मैंने आपको मैप दिखाया था ना, ये वाला, यहाँ पे देखिए, जो यूएन का जो यूनाइटेड नेशन का जो पार्टीशन प्लान आया था, ये प्लान आया था कि इस वाले रीजन पे यहूदी रहेंगे, इस वाले रीजन पे फिलिस्तीनियंस रहेंगे। लेकिन फाइनली हुआ क्या, आपने देखा ये मैप में किस तरीके से उन्होंने इंक्रोचमेंट बढ़ाते पहले जिस तरीके से दाल में नमक की तरह यहूदी थे, अब दाल में नमक की तरह। इसी चीज का फायदा उठाता है वहां का आतंकवादी संगठन हमास और भी बहुत सारे लोग, हिजबुल्लाह जैसे लोग, जो कि इस बात का फायदा उठाकर आतंकवाद फैलाते हैं। अब हम बात करेंगे 1947 से बाद सीधे आएंगे 1948 में। एक साल के बाद अरब इजराइल का वॉर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि वॉर हुआ था, उस वॉर का सोल्यूशन क्या निकला था कि कुछ लैंड और देना पड़ा था अरब को, मतलब फिलिस्तीनियंस को, इजराइल को। उसके बाद 1967 में होता है 6 डे वॉर। 6 दिनों तक चला ये वॉर। आप देख पा रहे होंगे
कि फाइनली सिनाई पेनिनसुला भी देना पड़ गया इजिप्ट को, इजराइल को, लेकिन फिर एक संधि के तहत उसने उसे वापस लौटा दिया। तो ये पूरा टाइमलाइन है जिसमें कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की अरब इजराइल वॉर को, इसी के साथ साथ फिलिस्तीन इजराइल समस्या को, ये जो कन्फ्लिक्ट है। ऐसे कन्फ्लिक्ट में जब इंडिया ने मदद का घोषणा किया है, अनाउंस किया है $2.5 मिलियन का कि भाई हम आपकी मदद करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, तो ये पूरा लेक्चर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से अरब इजराइल के बीच का जो कन्फ्लिक्ट था, इसी के साथ साथ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का जो कन्फ्लिक्ट था, ऐसे हालात में भारत ने वादा किया है, अपना कमिटमेंट दोहराया है कि हम किस तरीके से फिलिस्तीनियन जनता को हम एक प्रोवाइड कराएंगे फंड $2.5 मिलियन का, जिससे कि उनका मानवता के हित के लिए उनका उपयोग हो सके और हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन पे वो अपने पैसे को खर्च कर सके। इस तरीके से भारत ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं, अपने दोनों जो फॉरेन अफेयर्स का जो दो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया है, रसिया यूक्रेन को भी अपने पाले में ला दिया है और इजराइल हमास के बीच को भी कंट्रोल कर। ये पूरा लेक्चर था आज के इस अपडेट के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।